बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 इनहेरिटेंस, इसका पार्ट जो है वो 2 करने हम जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछले पार्ट को क्विक रिव्यू कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, आप इस चैप्टर में जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है। इनहेरिटेंस का चैप्टर जेनेटिक्स का ये मुश्किल तरीन कॉन्सेप्ट्स में से है बायोलॉजी के, इसलिए ज़रा धीरे धीरे पिछली वीडियो और अगली वीडियो का कनेक्शन बरकरार रख के चलें। इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा, नोट भी करते रहें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप CSS एस्पायरेंट हैं, आप CSS की तैयारी करना चाहते हैं, आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, आप किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो पाकिस्तान स्टडी ये जो सीरीज़ मैंने बनाई है ये आपके लिए बेहद अहम है। इस पूरी सीरीज़ को देखिए। अभी तक 6 चैप्टर जो हैं पाकिस्तान स्टडी के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तक हो चुके हैं, ठीक है। वजह क्या है इसके अंदर? वजह इसके लिए ये मैं बार बार बताता हूँ कि ये पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ जो है, इसमें हिस्ट्री भी है, इसमें इंडो पाक हिस्ट्री भी है, इसमें मुग़ल हिस्ट्री भी है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री भी है, इसमें इस्लामिक हिस्ट्री भी है, इसमें हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स भी है, अंबिया कराम की तारीख़ भी है, इसमें जियोग्राफ़ी भी है, इसके अंदर पॉलिटिक्स की बेसिक्स भी हैं। और इसके अलावा इसमें इस पाकिस्तान स्टडी का सबसे मुश्किल चीज़ जो आपके लिए वो क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेज़ी ज़बान। इसमें मुश्किल अंग्रेज़ी का इंतखाब किया गया है, मुश्किल अल्फाज हैं जिसका उर्दू में मतलब भी देखते हैं तो पल्ले नहीं पड़ता कुछ भी, ठीक है। उसको मैंने आसान उर्दू में क्लियर किया है, समझाया है, और फिर उसका एग्जैक्ट उर्दू मतलब भी बताया और उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है भाई। अब ये कहाँ से देख सकते हैं? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर आप क्लिक कीजिए, पेज आपके सामने खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी, 25-30 प्लेलिस्ट। उनमें चेक करें, आपको 10 क्लास पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा क्लास मैट्रिक बायोलॉजी की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, पिछले चैप्टर्स की सारी वीडियोज़ उसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें केमिस्ट्री की वीडियोस मौजूद हैं। इसके अलावा इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट है, इस्लामियत की प्लेलिस्ट है, उर्दू की प्लेलिस्ट है, ठीक है, मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट है, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट है। फर्स्ट ईयर अगर आप देखना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाइए। 12th केमिस्ट्री न्यू बुक जो है पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो देखें। 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स 12th केमिस्ट्री के। इसके अलावा 12th फिज़िक्स जो न्यू बुक है, क्वांटम फिज़िक्स तक चैप्टर नंबर 25 तक मैं वीडियोस बना के अपलोड कर चुका हूँ, चैप्टर नंबर 15 से लेकर चैप्टर नंबर 25 क्वांटम फिज़िक्स तक, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर मौजूद है, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ने से पहले इनहेरिटेंस का ये पार्ट 2 है, ज़रा क्विक रिव्यू कर लें। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि भाई आपकी उम्र, आपकी एज जो है, अगर आप 20 साल के हैं तो आप पीछे आ जाइए, आप 15 साल के भी होंगे, आप 10 साल के भी होंगे, आप जो है 5 साल के भी होंगे, आप 1 साल के भी होंगे, आप 10 महीने के भी होंगे, आप 5 महीने के भी होंगे, आप 1 महीने के भी होंगे, आप जो है 15 दिन के भी होंगे, 10 दिन के भी होंगे, 5 दिन के होंगे, 1 दिन के होंगे, फिर आप घंटों के होंगे, आप जो है वो 24 घंटे के होंगे, 20 घंटे के होंगे, आप जो है वो, या आपकी उम्र बता रहा हूँ मैं, आप जो है वो 10 घंटे के भी होंगे, 5 घंटे के भी, 1 घंटे के भी, फिर मिनटों का हिसाब चलेगा कि आप 30 मिनट के हैं, आप 20 मिनट के हैं, आप जो है वो 5 मिनट के हैं, आप जो है 1 मिनट के हैं, उसके बाद सेकंड का चलेगा। ये आपकी ज़िंदगी बता रहा हूँ, 20 साल से पीछे चलें तो आप, फिर 1 मिनट के भी आप होंगे तो 1 मिनट से पीछे चलें तो आप जो है वो 40 सेकंड के भी होंगे। दुनिया में जब तशरीफ़ लाए होंगे, आपको दुनिया में तशरीफ़ लाए हुए 40 सेकंड हुए होंगे, आपको 30 सेकंड हुए होंगे, 20 सेकंड हुए होंगे, 1 सेकंड भी हुआ होगा। वो 1 सेकंड आपकी ज़िंदगी का, जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, आप भी, मैं भी, सब 1 सेकंड के थे। आप उस 1 सेकंड से पहले कहाँ थे आप और मैं? हम माँ के पेट में थे, इन द वॉर्म ऑफ अ मदर। माँ के पेट में भी हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी, ये बात मैंने समझाई थी पिछली वीडियो में। आप 9 महीने के थे या 8.5 महीने के थे वहाँ पर, उसके बाद फिर आप 7 महीने के, 4 महीने के, 3 महीने के, 2 महीने के, 1 महीने के, उसके बाद फिर आप जो है वो 25 दिन के, 20 दिन के, 1 दिन के, 1 दिन के बाद आप 24 घंटे के, 24 घंटे के बाद आप 20 घंटे के, 10 घंटे के, 5 घंटे के, 1 घंटे के, 1 घंटे से और पीछे चलें तो आप 40 मिनट के, 10 मिनट के, 5 मिनट के, 1 मिनट के,
और फिर उससे पीछे चलें 1 मिनट से और सेकंड में, फिर आप जो है वो 20 सेकंड के हैं, आप 10 सेकंड के हैं, आप 5 सेकंड के हैं, 1 सेकंड के हैं। वो 1 सेकंड के जब आप थे तो आप कैसे थे, ये बात मैंने आपको बताई थी कि आप जब 1 सेकंड के थे तो आप एक सेल थे सिर्फ। आप भी, मैं भी माँ के पेट में हम 1 सेकंड के थे तो कैसे थे, सिर्फ एक सेल, वो यूनाइटेड सेल जिसको जाइगोट कहते हैं। कहाँ था वो? इन द वॉर्म ऑफ अ मदर, रहम मादर में, माँ के पेट के अंदर। वो यूनाइटेड सेल कौन सा है जिसको जाइगोट कह रहे हैं? उसमें क्या मौजूद है? उसमें 2 न्यूक्लियस मौजूद हैं। एक न्यूक्लियस जो है पहले से मौजूद है। ये सेल एक जो है पहले ये है किसका? क्या ये बाप का सेल है या माँ का सेल है? ये माँ का सेल है, माँ के पेट में ही मौजूद है, माँ के पेट में ये सेल मौजूद है। इसका नाम क्या है? इसको ओव्यूम कहते हैं। और इस एक सेल के अंदर ऑलरेडी एक न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि इसी एक सेल के अंदर जिसमें एक न्यूक्लियस मौजूद है, ये एक सेल माँ का है जिसको ओव्यूम कह रहे हैं, इसी के अंदर एक न्यूक्लियस है, ये भी माँ का है। और अब इस एक सेल के अंदर जो आपके वालिद का स्पर्म है, वो जो सेल है जो आपके वालिद की तरफ से आ रहा है, जिसको स्पर्म कहते हैं, वो सेल पूरा का पूरा जो है मदर के सेल के अंदर, ओव्यूम के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि आने वाला सेल जो बाप की तरफ से आ रहा है, जिसको स्पर्म कहते हैं, उसका सिर्फ न्यूक्लियस जो है वो अंदर जाएगा, ओव्यूम के अंदर, मदर सेल के अंदर। अब ये 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। जैसे ही ये 2 न्यूक्लियस होंगे तो उसके बाद अब ये जो सेल यूनाइटेड सेल है ये जाइगोट कहलाएगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। उस वक्त आप 1 सेकंड के थे, जाइगोट बन गया जब, ठीक है, तो 1 सेकंड के थे। अब यहाँ पर 2 न्यूक्लियस हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जो दोनों न्यूक्लियस हैं इसी एक ओव्यूम के अंदर, मैंने बात बताई थी कि उसके अंदर ये जो 2 न्यूक्लियस हैं, एक फादर की तरफ से आया है और एक मदर की तरफ से पहले से मौजूद है। ये 2 न्यूक्लियस जो हैं ये अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म कर देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो उनके ऊपर बनी हुई होती है। और ये 2 न्यूक्लियस जो हैं इनमें हैं क्या? क्रोमोसोम मौजूद हैं। कितने क्रोमोसोम मौजूद हैं? वो न्यूक्लियस जो माँ का है उसमें भी 23 क्रोमोसोम मौजूद हैं। वो न्यूक्लियस जो बाप की तरफ से आया है उसमें भी 23 क्रोमोसोम मौजूद हैं। और अब ये एक सेल जो है जिसको जाइगोट कह रहे हैं, यूनाइटेड सेल कह रहे हैं, ये एक सेल जो है इसमें 46 क्रोमोसोम पूरे हो चुके हैं। और ये कौन है? ये यूनाइटेड सेल, ये जाइगोट कौन है? ये आप हैं भाई, ये आप हैं, ये मैं हूँ, ये दुनिया के लाखों करोड़ों इंसान हैं जिन्होंने अपना पहला वजूद, वो सिर्फ एक सेल था, जाइगोट। अब क्या हुआ माँ के पेट के अंदर? अब ये डेवलपमेंट का सिस्टम शुरू हुआ है। अब ये एक सेल से, अब यहाँ पर जो है वो सेल डिवीज़न का प्रोसेस शुरू हुआ है। एक सेल से 2 सेल बने हैं, 2 सेल से 4 सेल बने हैं, 4 से 8 बने, 16 बने, 32 बने, 64 बने, 128 बने, 256 बने, 512 बने, और ये तादाद बढ़ती जा रही है सेल्स की। अब ये सेल्स जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, इन्हीं सेल्स ने, मैंने बात बताई थी कि क्या बनाना है, आपको बनाना है। लेकिन आपको अगर आप देखें तो आप क्या हैं? 2 हाथों, 2 पैर, 1 सर, दिल, जिगर, फेफड़े, इनका मजमुआ है। ऐसी बात है ना। अगर मैं आपकी बात करूं कि आपकी डेवलपमेंट हो रही है माँ के पेट के अंदर, तो आप क्या हैं भाई? आप इन सारी चीज़ों का मजमुआ हैं, आप इन सारी चीज़ों की कलेक्शन हैं, ठीक है, आप भी मैं भी। तो अब यहाँ पर एक बात हमारे जहन में आती है कि यार अब ये जो पॉइंट है, ये बात मैंने ख़ास तौर पर समझाई थी, इसी से आगे लेके चलूँगा मैं। एक ख़ास बात जो मैंने समझाई थी कि यहाँ पर आने के बाद सेल्स तो बन रहे हैं, तो वो सेल कौन से बन रहे हैं? जो एक जाइगोट था उससे 2 बने, 2 से 4 बने, 8 बने, 16 बने, 32 बने। ये जो इतने सारे सेल बन गए, ये सारे एक ही जैसे हैं, ये सारे एक ही जैसे हैं। अब मैं एक आसान सा सवाल पूछता हूँ, बिल्कुल आसान सा। आप मुझे बता दीजिए, जो ईंटें होती हैं, ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक्स ईंटें जिनसे दीवारें बनती हैं, तो ये ईंटों को मिला के क्या बनती है? एक दीवार बनती है ना। ये दीवार बन गई, ये दीवार बन गई। सारी ब्रिक्स एक जैसी थी ना, उससे क्या बनी? दीवार बनी। तो ऐसी ब्रिक्स, जो सारी ब्रिक्स एक जैसी हैं, उनसे क्या बनेगा? उनसे दीवार ही बनेगी। क्या आपने कभी देखा है कि ब्रिक्स से जो है वो मार्कर बन गया हो? कि ब्रिक्स मिली आपस में, मार्कर बन गया। ब्रिक्स आपस में मिली तो ये डस्टर बन गया। ब्रिक्स आपस में मिली तो ये बोर्ड बन गया। है ना, बेवकूफ़ी वाली बात है, ये सोचने वाली बात है कि यार अगर ईंटें मिलेंगी तो उनसे दीवार ही बनेगी, कभी मार्कर नहीं बनेगा।
फ़र्क है ना दीवार में और मार्कर में। यकीनन मार्कर को बनाने के लिए ब्रिक्स नहीं चाहिए, ईंटें नहीं चाहिए, कोई और चीज़ चाहिए, लेकिन यही तो वो पॉइंट है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। जब इतने सारे सेल्स जो है वो बन रहे हैं सेल डिवीज़न के नतीजे में माँ के पेट के अंदर, वो सारे सेल एक जैसे हैं, एक जैसे सेल एक ही जैसा वजूद बनाएंगे ना आपका। दोबारा से सुन लें, वो जो ढेर सारे सेल्स हैं एक ही जैसे हैं तो एक ही जैसा बनना चाहिए ना आपको, लेकिन आपके हाथ आपके पैरों से मुख्तलिफ हैं, आपकी आंखें आपकी नाक से मुख्तलिफ है, आपके बाल आपके दिल से मुख्तलिफ हैं, आपका लीवर आपकी पैंक्रियास से मुख्तलिफ है, आपकी बोन्स आपके ब्लड से मुख्तलिफ हैं। ये सोचने की बात है। ये तभी मुमकिन है जब उन सेल्स में चेंजिंग आई होगी। क्या कहा मैंने? जब उन सेल्स में चेंजिंग आई होगी। तो उन सेल्स में जो चेंजिंग आई है वो कब आई? क्या हुआ उन सेल्स के अंदर ऐसा कि उन ढेर सारे सेल्स में से कुछ ने डिसाइड किया कि भाई हम जो है वो ब्लैक कलर के हो जाएंगे। बहुत सारे सेल्स हैं ना, ढेरों ढेर सेल्स एक जगह पर मौजूद हैं माँ के पेट के अंदर। इसमें से 4 सेल अलग हो गए, इन्होंने बोला हम जो है वो किस कलर के हो जाएंगे? ब्लैक कलर के हो जाएंगे। क्यों भाई ब्लैक कलर के हो जाएंगे? हमें आई कलर बनाना है, आई बनानी है, आई आँख बनानी है। ये आँख किस कलर की है? ये जो जिसको हम आँख कह रहे हैं ना, ये आइरिस कहलाता है। आइरिस किस कलर का है? ब्लैक कलर का है। ये आइरिस जो है ब्राउन कलर का है, ये आइरिस जो है ब्लूइश कलर का है, ग्रीनिश कलर का है, ये आइरिस। तो ये सेल जो अलग हुए हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि हम ब्लैक कलर के हो जाएंगे, ये किसने बोला इन सेल्स को कि भाई आप ब्लैक कलर के हो जाएंगे? देखें, सोचने की बात है। एक बात तो तय है, आपकी आंखों के अंदर ये जो आइरिस है ये ब्लैक कलर का है, इसका मतलब यहाँ पर जो सेल्स हैं वो भी ब्लैक कलर के हैं। लेकिन जब सेल्स बन रहे थे तो ब्लैक कलर के नहीं थे। कुछ सेल्स अलग होके उन्होंने डिसाइड किया कि हम ब्लैक कलर के हो जाएंगे। तो क्या है इन सेल्स के अंदर ऐसा जो कि ये बात बता रहा है कि आपको ब्लैक कलर का होना है और आपको मिलके आइरिस बनानी है? क्या है इन सेल्स के अंदर? इन सेल्स के अंदर फिर दोबारा हम चलते हैं तो मैंने बताया था कि हर सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, साइटोप्लाज्म मौजूद है और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस मौजूद है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर ये सेल में बना देता हूँ एक। मत भूलिएगा कि ये किसने डिसाइड किया इन सेल्स के अंदर कि हमें ब्लैक कलर का हो जाना है। क्या है इन सेल्स के अंदर? इन सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म है, इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है और वो न्यूक्लियस के अंदर है कुछ ऐसा जो कि ये डिसाइड कर रहा है कि सेल्स को ब्लैक कलर का होना है, इन सेल्स को मिलके आँख बनानी है। वो क्या है न्यूक्लियस के अंदर? इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं और इस क्रोमोसोम के अंदर क्या मौजूद है? डीएनए मौजूद है और इस डीएनए में क्या मौजूद है? जीन मौजूद, जीन्स। ये है वो चीज़ जिसको जीन्स कहते हैं। ये जीन्स जो हैं ये तय कर रहे हैं सारा मामला। ये जीन्स जो हैं वो बोल रहे हैं सेल्स को कि भाई ब्लैक कलर के बन जाओ। ये जीन्स हैं जो कि ये तय कर रहे हैं कि आँखों का कलर ब्लैक होना चाहिए। ये जीन्स हैं जो कि ये तय कर रहे हैं कि इन सेल्स को मिलके हाथ बनाना है। ये जीन्स हैं जो ये तय कर रहे हैं कि इन सेल्स को मिलके पैर बनाना है। ये जीन्स हैं जो ये मिलके तय कर रहे हैं कि इन सेल्स को मिलके हड्डियां बनानी हैं, बोन्स बनानी हैं, लीवर बनाना है, हार्ट बनाना है, स्किन बनानी है, हेयर बनाने हैं, हेयर का कलर ऐसा होना चाहिए, कंप्लेक्शन आपकी ऐसी होनी चाहिए। ये सब कुछ चीज़ें सेल्स के अंदर कौन डिसाइड कर रहा है? सेल के अंदर जाएं और साइटोप्लाज्म में जाएं, उसके न्यूक्लियस में जाएं, अंदर जाके क्रोमोसोम में जाएं, क्रोमोसोम में डीएनए में जाएं, वहाँ पर ये जीन्स हैं जो कि डिसाइड कर रहे हैं। अब ये क्या है क्रोमोसोम? ये थ्रेड हैं, धागे हैं। इन थ्रेड्स या एक धागे को अगर हम ले लें तो इसको हम देखें तो इसके अंदर से माइक्रोस्कोप से इसको विजुलाइज करें, एक धागे को, इस थ्रेड को, ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या नज़र आएगा? डीएनए नज़र आएगा। यानी कि डीएनए जो है वो पार्ट है इसका, एक हिस्सा है इसका क्रोमोसोम का। और फिर डीएनए के अंदर हम देखते हैं तो डीएनए का एक हिस्सा है, ये देखें अब मैं बना रहा हूँ, ये क्रोमोसोम का एक हिस्सा डीएनए और ये डीएनए का एक हिस्सा जीन।
तो इन सेल्स के न्यूक्लियस में मौजूद, क्रोमोसोम्स में मौजूद, डीएनए में मौजूद जीन्स ये तय कर रहे हैं, ये सेल्स, इनके न्यूक्लियस जो है उसके अंदर ये क्रोमोसोम का एक हिस्सा डीएनए और डीएनए का एक हिस्सा जीन ये तय कर रहा है। अब अपनी चीज़ों में, आप अपने वजूद में आप देख लीजिए, आपके खून को बनाने वाले जीन्स अलग होंगे, आपकी आँखों को बनाने वाले जीन्स अलग होंगे, आपके पैरों को बनाने वाले जीन्स अलग होंगे, आपकी हड्डियों को बनाने वाले जीन्स अलग होंगे, स्किन को बनाने वाले जीन्स अलग होंगे। समझ में आ रही है बात आपको? और आज जो हमारा टॉपिक है ना, दूसरा टॉपिक जो हम लेंगे आज, हम यही देखेंगे, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। इसको ज़रा तफसील से देखेंगे। ये आपकी बुक पेज नंबर 109 मौजूद है। ठीक है भाई, पेज नंबर 109 मौजूद है, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। इसमें हम देखेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम है, ये जो धागे की तरह के हैं, ये कैसे हैं। अब यहाँ पर आपको समझ में क्यों नहीं आती है इसके अंदर चीज़ें, पता है आपको? मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा मसला क्या है। इसको मिटाऊँ फिर आपको बताता हूँ, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, और उसके बाद हमारा आज का टॉपिक जो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ जीन्स। ये वाला हमारा टॉपिक है, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। अब दो स्टेजेस के अंदर आप सेल देख लें। एक सेल ये आपको नजर आ रहा, दूसरा सेल आपको ये नजर आ रहा। इन दोनों सेल्स को देखें। प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं क्यों होती है। ये जो सेल है और ये जो सेल है, ये कौन सा सेल है? ये वो सेल है जिसका साइज अभी बड़ा हो रहा है, अभी बड़ा हुआ नहीं है। और ये जो सेल है, इसका साइज बड़ा हो चुका है जितना इसको बड़ा होना था। क्या फ़र्क है दोनों में, मैं बता देता हूँ। ये जो सेल है, इसमें सेल मेम्ब्रेन ये हो गई, और इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है, ये भी हो गया। ये वाला जो सेल जिसका साइज बड़ा हो चुका है, जितना बड़ा होना था, ठीक है, यानी कि ये समझ लें कि ये बच्चा सेल है, ये बड़ा सेल है, ये एडल्ट सेल है। एडल्ट सेल समझ लें इसको, जितना बड़ा इसने होना था हो चुका। ये क्या है? चाइल्ड, बच्चा सेल, ये बड़ा सेल। तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में सेम है। साइटोप्लाज्म दोनों में सेम है। न्यूक्लियस भी है। और न्यूक्लियस में क्या मौजूद है? क्रोमोसोम्स। यहाँ पर क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ क्या है? अब आप बोलेंगे सर इस सेल के अंदर भी क्रोमोसोम्स हैं। नहीं भाई, अभी क्रोमोसोम नहीं बने, अभी ये सेल छोटा है, क्रोमोसोम की जब बात आती है ना, तो आपके जहन में ऐसे थ्रेड आ जाते हैं, धागे की तरह के होते हैं ना, थ्रेड की तरह के। तो ये थ्रेड की तरह के अलग अलग, बिल्कुल ऐसे, ये ऐसे 46 जो है वो धागे आपके जहन में फ़ौरन आ जाते हैं। भाई ऐसे 46 क्रोमोसोम या ऐसे 46 धागे जो है वो आपको यहाँ नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पर क्या नज़र आएगा फिर इस न्यूक्लियस के अंदर? आपको एक केमिकल नज़र आएगा, एक लिक्विड नज़र आएगा, एक मिक्सचर नज़र आएगा। यहाँ पर ये जो मिक्सचर है, ये किस चीज़ का मिक्सचर है? इसको समझने से पहले ज़रा आप इस क्रोमोसोम को देख लें। ये 46 क्रोमोसोम जो यहाँ पर है, 46 क्रोमोसोम जो यहाँ पर है, मैंने बताया ये क्रोमोसोम 46 हैं। तो ये क्रोमोसोम किससे मिलके बना है? तरतीब याद रखनी है। क्रोमोसोम किससे मिलके बना है? डीएनए से। डीएनए किससे मिलके बना है? डीएनए में आगे क्या मौजूद है? डीएनए किससे मिलके बना है, इसकी तरफ आएंगे अभी। डीएनए का एक हिस्सा है, डीएनए का एक सेक्शन है, डीएनए का एक पार्ट है, पूरा डीएनए नहीं, ये बात ध्यान में रखिएगा। डीएनए का एक हिस्सा, एक पार्ट है जिसको जीन कहते हैं, यहाँ पर क्या मामला है? क्या यहाँ पर क्रोमोसोम नहीं है? नहीं, यहाँ पर क्रोमोसोम नहीं है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मिक्सचर है एक।
मिसाल के तौर पर एक बाउल है, ठीक है, एक बाउल है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड है, ठीक है। और इस लिक्विड, ये लिक्विड क्या है, ये मिक्सचर है। ये लिक्विड क्या है, ये मिक्सचर है। किस चीज़ का मिक्सचर है, दो चीज़ों का मिक्सचर, दो चीज़ों का मिक्सचर है, डीएनए और प्रोटीन। प्रोटीन की एक टाइप है ये, नोट कर लीजिए। और यही मिक्सचर जो है, यही लिक्विड जो है यहाँ पर आपको नज़र आता है, और इस मिक्सचर को हम एक नाम देते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, इसके और भी कई नाम है, बता दूँ। तो ये जो केमिकल है इस न्यूक्लियस के अंदर, इस चाइल्ड सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये जो केमिकल मौजूद है, ये जो लिक्विड मौजूद है, इसका क्या नाम है, क्रोमेटिन। और ये मिक्सचर जो है, ये केमिकल जो है, जो कि यहाँ पर मौजूद है, ये किस चीज़ का मिक्सचर है, ये क्रोमेटिन किस चीज़ का मिक्सचर है, दो चीज़ों का मिक्सचर है। कौन कौन सी दो चीज़ें, डीएनए और प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन का मिक्सचर यहाँ पर मौजूद है इस सेल के न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम कहाँ है, क्रोमोसोम अभी बनेंगे, क्रोमोसोम अभी बनेंगे। कब बनेंगे, जब इस सेल का साइज़ जो है, अब यही सेल जो है वो बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा और अपने मैक्सिमम साइज़ को अचीव करेगा। जब ये अपना मैक्सिमम साइज़ अचीव कर लेगा, और अब इसका टाइम आ जाएगा सेल डिवीज़न का। ध्यान से सुन लीजिए, जब ये सेल अपना मैक्सिमम साइज़ अचीव कर लेगा और इसका टाइम आ जाएगा सेल डिवीज़न का, उस वक्त ये क्रोमेटिन जो है, ये मिक्सचर जो है डीएनए और प्रोटीन का, ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। किसके अंदर, धागों की शक्ल में, थ्रेड्स की शक्ल में। और अब इस क्रोमेटिन को, इस मिक्सचर को, इस डीएनए और प्रोटीन के मिक्सचर को, जो कि धागों की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जो धागे बन चुका है, अब इसको हम क्रोमेटिन नहीं कहेंगे, अब हम इसको क्या कहेंगे, क्रोमोसोम्स। क्या कहेंगे, क्रोमोसोम्स। तो आपको क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में फ़र्क समझ में आया। तो जब ये धागे बन गए तो, अच्छा, क्रोमेटिन में क्या था, यहाँ पे क्रोमेटिन जो है मिक्सचर है डीएनए प्रोटीन का। अब यही मिक्सचर जो है, सेल का साइज़ जब बड़ा हो गया, यही मिक्सचर इन धागों की शक्ल इख्तियार कर गया, तो क्या डीएनए और ये प्रोटीन ये कहाँ गया, ये अब भी मौजूद है भाई। ये डीएनए और ये प्रोटीन अब भी यहाँ पर मौजूद है, इस सेल में, इस क्रोमोसोम का हिस्सा है, इस क्रोमोसोम का हिस्सा है यही डीएनए और प्रोटीन। तो आपसे कोई पूछता है कि भाई ये क्रोमेटिन जो है, ये जो मिक्सचर है, ये जो केमिकल है, ये किसका मिक्सचर है, ये क्या है ये, तो आप उसको बताएं ये जो केमिकल है, जो लिक्विड है, जो मिक्सचर है, ये असल में डीएनए और प्रोटीन का मिक्सचर है। और यही मिक्सचर बाद में क्या शक्ल बनाएगा, धागों की शक्ल बनाएगा, जिनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। और इन क्रोमोसोम्स के अंदर आपको यही डीएनए और प्रोटीन मिलेंगे। तो डीएनए और प्रोटीन अब क्रोमोसोम की शक्ल में है, और यही डीएनए प्रोटीन यहाँ पर जो है ये इस क्रोमेटिन मटेरियल की शक्ल में। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है भाई। तो ये क्रोमेटिन हो गया और ये हमारे पास क्रोमोसोम्स होगा। ये बात याद रखनी है, क्रोमेटिन की बात हो या क्रोमोसोम की बात हो, डीएनए भी मौजूद है और दूसरी क्या चीज़ मौजूद है, प्रोटीन भी मौजूद है। अब यहाँ जो प्रोटीन है, ठीक है, इसका एक नाम है, मैं आपको इसका नाम बताता हूँ। पहले बोर्ड रब करूँ, फिर मैं आपको इसका नाम बताता हूँ। क्रोमेटिन में बता चुका, क्या है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन का लिख लीजिए। क्रोमेटिन क्या है, ये क्रोमेटिन, ये जो है न्यूक्लियोप्रोटीन, आल्सो कॉल्ड, इसी मिक्सचर को, इसी लिक्विड को, इसी केमिकल को, क्रोमेटिन को क्या नाम दिया जाता है, न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन। बायोलॉजी में एक बड़ा मसला हो जाता है, एक चीज़ के दो दो तीन तीन नाम होते हैं ना, तो हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, न्यूक्लियोप्रोटीन। तो आपसे कोई पूछे भाई ये न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है, तो आप बोलें न्यूक्लियोप्रोटीन उसी क्रोमेटिन का एक दूसरा नाम है, ठीक है भाई। अच्छा, ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन है,
आल्सो कॉल्ड, इसका एक और नाम है, आल्सो कॉल्ड इसका एक और नाम है, इसको हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक हो गया भाई, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, ये भी इसका नाम आ गया। अब आपसे कोई पूछता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है, आप बोलें ये क्रोमेटिन का दूसरा नाम है। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है, आप बोलें क्रोमेटिन का ही दूसरा नाम है, ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है भाई। अब ये जो क्रोमेटिन है, इसके अंदर ये जो मिक्सचर है, अगर हम डीएनए, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि ये क्रोमेटिन क्या है, ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है किसका, दो चीज़ों का, डीएनए और एक प्रोटीन का। अब इस प्रोटीन का नाम सुन लीजिए, इसको हिस्टोन कहा जाता है, हिस्टोन। ये बात याद रखनी है कि मैं जिस सेल की बात कर रहा हूँ अभी वो इमैच्योर है, अभी मैच्योर नहीं हुआ, वो छोटा अभी सेल है, ठीक है। जब सेल का मैक्सिमम साइज हो जाएगा तो ये क्रोमेटिन, न्यूक्लियोप्रोटीन, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, हिस्टोन, इनको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इनको नहीं बोला जाएगा। हिस्टोन तो बोला जाएगा, बाकी ये नाम इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। फिर इनकी जगह हम क्या नाम इस्तेमाल करेंगे, क्रोमोसोम्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बहरहाल इस मिक्सचर की बात हो रही है, तो इस मिक्सचर के अंदर जो ये डीएनए है ये 40% है और ये हिस्टोन जो है ये 60%। तो आप कह सकते हैं कि क्रोमेटिन क्या है, ये मिक्सचर है जो कि न्यूक्लियस में मौजूद है, ठीक है। और कौन से वाले सेल के अंदर, वो सेल जो कि इमैच्योर है, अभी पूरे के तरीके से उसका साइज, मैक्सिमम साइज उस सेल ने अचीव नहीं किया, ठीक है, और सेल डिवीजन का टाइम अभी नहीं आया। तो इस मिक्सचर के अंदर डीएनए मौजूद है 40% और हिस्टोन मौजूद है, ये प्रोटीन 60%, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये जो डीएनए है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, अब ज़रा इस डीएनए को डिस्कस करेंगे हम अगले पार्ट के अंदर। यहाँ अभी तक हमने जो भी डिस्कशन की वो हमने किस चीज़ की डिस्कशन की, क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन या फिर न्यूक्लियोप्रोटीन या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, हमने इसको डिस्कस किया, ठीक है भाई। और इसी के अंदर हमने डीएनए को डिस्कस किया, इसी के अंदर हमने जो है वो प्रोटीन को डिस्कस किया, ठीक है। और इसकी कंपोजिशन परसेंटेज देखिए कितना कितना परसेंट ये दोनों मौजूद हैं। अगले वीडियो में हम डीएनए के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। डीएनए मज़ीद जो है वो 3 किस्म के मॉलिक्यूल्स से मिलके बनता है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।